नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कहानी लिली का अगला और अंतिम भाग लेके आए हैं। रामेश्वर जी ने शंका की दृष्टि से डॉक्टर साहब से पूछा, क्या देखा आपने डॉक्टर साहब? बुखार बड़े जोर का है। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, जिस्म की हालत अच्छी नहीं है। पूछने से कोई जवाब भी नहीं देती। कल तक अच्छी थी, आज एकाएक इतने जोर का बुखार, क्या सबब है? डॉक्टर ने प्रश्न की दृष्टि से रामेश्वर जी की तरफ देखा। रामेश्वर जी ने पत्नी की तरफ देखने लगी। डॉक्टर ने कहा, अच्छा मैं एक नुस्खा लिख देता हूँ जिससे जिस्म की हालत अच्छी रहेगी। थोड़ी सी बर्फ़ मंगा लीजिए। आइस बैग तो क्यों होगा, आपके यहाँ एक नौकर मेरे साथ भेज दीजिए, मैं दे दूँगा। इस वक्त 104 डिग्री बुखार है। बर्फ़ डालकर सिर पर रखिएगा, 101 तक आ जाए तब ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर चले गए। रामेश्वर जी ने अपनी पत्नी से कहा, यह एक दूसरा फसाद खड़ा हुआ है। ना तो कुछ कहते बनता है, ना करते बनता। मैं कौम की भलाई चाहता हूँ, अब खुद की नकटों का सरताज हो रहा हूँ। हम लोगों में अभी तक यह बात न थी कि ब्राह्मण की लड़की का किसी छत्री लड़के से विवाह होता है। हाँ, ऊंचे कुल की लड़कियां ब्राह्मणों के नीचे कुलों में आ गई हैं, लेकिन यह सब आखिर कौम ही में हुआ है, तो क्या किया जाए? स्फुरित आंखें पत्नी ने पूछा, जज साहब से ही इसकी बचत पूछूंगा। मेरी अकल अब और नहीं पहुंचती है। अरे छीटा जी, छीटा चिलम रखकर दौड़ा। जज साहब से मेरा नाम लेकर कहना, जल्द बुलाया और भैया बाबू को भी बुला लाओ। नहीं, रामेश्वर जी की पत्नी ने डांटा। जज साहब पुत्र के साथ बैठे हुए वार्तालाप कर रहे थे। इंग्लैंड के मार्ग, रहन सहन, भोजन पान, अदब कायदे का बयान कर रहे थे। इसी समय छीटा बंगले पर हाजिर हुआ और झुककर सलाम किया। जज साहब ने आंख उठाकर पूछा, कैसे आए छीटा राम? हुजूर को सरकार ने बुलाया और कहा बहुत जल्दी आने के लिए कहा। क्यों? बीवी रानी बीमार हैं, डॉक्टर साहब आए थे। और हुजूर? बाकी छीटा ने कह ही डाला था, और क्या? हुजूर? छीटा ने हाथ जोड़ी, उसकी आंखें डबडबा आईं। जज साहब बीमारी कड़ी समझकर घबरा गए। ड्राइवर को बुलाया, छीटा चल दिए। ड्राइवर नहीं था। जज साहब ने राजन से कहा, आओ मोटर ले आओ, चलें देखें क्या बात है। राजन को देखकर रामेश्वर जी सूख गए। टालने की कोई बात ना सूझी। कहा, बेटा पद्मा को बुखार आ गया, चलो देखो। अब तक मैं जज साहब से कुछ बातें करता हूँ। राजेंद्र उठ गया। पद्मा के कमरे में एक नौकर सिर पर आइस बैग रखे खड़ा था। राजेंद्र को देखकर एक कुर्सी पलंग के नज़दीक रख दी। पद्मा की आंखों से टप आंसू गिरने लगे। पद्मा को एक टक प्रश्न की दृष्टि से देखते हुए राजेंद्र ने रूमाल से उसके आंसू पोंछ दिए। सिर पर हाथ रखा, बड़े जोर से धड़क रही थी। पद्मा ने पलकें मूंद ली। नौकर ने फिर कहा, आइस बैग रख दिया है, सरहा ने थर्मामीटर रखा है। झाड़ कर राजेंद्र ने आहिस्ते से बगल में लगा दिया। उसका हाथ बगल से सटाकर पकड़े रहा। नज़र कमरे की घड़ी की तरफ थी। निकाल कर देखा, बुखार 103 डिग्री था। अपलक चिंता की दृष्टि से देखते हुए राजेंद्र ने पूछा, पद्मा तुम कल तो अच्छी थी, आज एकाएक बुखार कैसे हो गया? पद्मा ने राजेंद्र की तरफ करवट ली। कुछ ना कहा। पद्मा, मैं अब जाता हूँ। ज्वर से उभरी हुई बड़ी बड़ी आंखों ने एक बार देखा और फिर पलकों के पर्दे में मौन हो गए। अब जज साहब और रामेश्वर जी भी कमरे में आ गए। जज साहब ने पद्मा से सिर उठाकर हाथ रख कर देखा, फिर लड़के की तरफ निगाहें फेर कर पूछा, क्या तुमने बुखार देखा है? जी हाँ देखा है। कितना है? 103 डिग्री। मैंने रामेश्वर जी से कह दिया है, तुम आज यहीं रहोगे। तुम यहाँ से कब जाना है? परसों ना? जी। कल सुबह बतलाना घर आकर पद्मा की हालत कैसी रहती है। और रामेश्वर जी, डॉक्टर की दवा करने की मेरी ख्याल से कोई ज़रूरत नहीं है, जैसा आप कहें। संप्रदान स्वर से रामेश्वर जी बोले। जज साहब चलने लगे। दरवाजे तक रामेश्वर जी भी आ गए। राजेंद्र वहीं रह गया। जज साहब ने पीछे फिरकर कहा, आप घबराइए मत, आप पर समाज का भूत सवार है। मन ही मन कैसा बाप और कैसी लड़की। 3 साल बीत गए। पद्मा के जीवन में वैसा ही प्रभात, वैसी ही आलोक भरा हुआ है, पर रूप, गुण, विधा और
ऐश्वर्य की भरी नदी वैसी ही अपनी पूर्णता से अदरस की ओर वेग से बहती जा रही थी। सौंदर्य की वह ज्योति राशि स्नेह शिखाओं से वैसी ही अम्लान स्थिर है। अब पद्मा MA क्लास में पढ़ती है। अभी वह सभी कुछ है, पर वह रामेश्वर जी नहीं है। मृत्यु के कुछ समय पहले उन्होंने पद्मा को एक पत्र में लिखा था, मैंने तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी की हैं, पर अभी तक मेरी एक भी इच्छा तुमने पूरी नहीं की। शायद मेरा शरीर ना रहे, तुम मेरी सिर्फ एक बात मानकर चलो, राजेंद्र या किसी अपर जाति के लड़के से विवाह न करना। बस उसके बाद से पद्मा के जीवन में आश्चर्यकर परिवर्तन हो गया। जीवन की धारा ही पलट गई। एक अद्भुत स्थिरता उसमें आ गई थी। जिस गति के विचार से उसके पिता को इतना दुर्बल कर दिया था, उसी जाति की बालिकाओं को अपने ढंग पर शिक्षित कर अपने आदर्श पर लाकर पिता की दुर्बलता से प्रतिशोध लेने का उसने निश्चय किया। राजेंद्र बैरिस्टर होकर विलायत से आ गया। पिता ने कहा, बेटा अब अपना काम देखो। राजेंद्र ने कहा, जरा और सोच लूँ, देश की परिस्थिति ठीक नहीं है। राजेंद्र ने पद्मा को पकड़कर कहा। पद्मा हंस दी। तुम यहाँ कैसे राजेंद्र? पूछा। बैरिस्ट्री में जी नहीं लगता। पद्मा, बड़ा नीरस व्यवसाय है, बड़ा बेदर्द। मैंने देश की सेवा का व्रत ग्रहण कर लिया। और तुम? मैं भी लड़कियां पढ़ाती हूँ। तुमने विवाह तो किया होगा? हाँ किया तो है, हंसकर राजेंद्र ने कहा। पद्मा के हृदय पर जैसे बिजली टूट पड़ी। जैसे तुषार की प्रहद पद्मिनी क्षण भर में स्याह पड़ गई थी। होश में आ गई। आपने को संभाल कर कृत्रिम हंसी रख कर पूछा, किसके साथ किया? लिली के साथ। उसी तरह हंसकर राजेंद्र बोला, लिली के साथ? पद्मा स्वर में कांप गई। तुम्ही ने तो कहा था विलायत जान और मैम लाना। पद्मा की आंखें भर आईं। हंसकर राजेंद्र ने कहा, यही तुम अंग्रेजी की MA हो। अंग्रेजी की MA हो लिली के मानी। दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी? अगर आप लोग छात्र हैं तो आप लोगों के लिए कहानी शिक्षाप्रद है। आपको इसमें से कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।